हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रैटेजी क्या होती है और उसका विजन, मिशन, गोल से क्या रिलेशन है। फिर हमने कोर कॉम्पिटेंसी, स्वॉट एनालिसिस, रिलेटेड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। और हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व के बारे में डिस्कस किया था और पेस्टल फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस किया था। आज दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस के बारे में। और उसको समझने के पहले हमें इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा। क्योंकि पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल जो है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से डिराइव हुआ है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में हम फॉर्म, एक कंपनी क्या है, वो किस तरह के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, किन कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के अंडर वो ऑपरेट कर रही है, और उसके अंडर जो है कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में स्टडी की जाती हैं। तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, हमने सुना होगा मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। तो ये मार्केट में, एक इकोनॉमी में या इंडस्ट्री में कितनी फॉर्म्स हैं जो compete कर रही हैं, उसको डिफाइन करता है। तो अगर केवल एक कंपनी है जो डोमिनेट कर रही है, मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाने वाली केवल एक ही कंपनी है, तो फिर कंज्यूमर्स के पास कोई चॉइस नहीं है। वो जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो कंपनी डिक्टेट करेगी प्राइस में, फीचर्स में, हर चीज़ में। और अगर कोई रेगुलेशन है, कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे ट्राई है टेलीकॉम के लिए, और इसी तरीके से और भी डिफरेंट सेक्टर्स में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे एयर ट्रैवल में जो है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। तो अगर कोई रेगुलेशन है तब तो उस कंपनी के प्राइसिंग वगैरह पे थोड़ा कंट्रोल रहेगा, अदरवाइज वो कंपनी डोमिनेट करेगी। तो मोनोपोली में मतलब वन कंपनी डोमिनेट्स। ओलिगोपोली का मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ वन कंपनी कुछ और कंपनीज हैं, बट ज़्यादा कंपनीज नहीं हैं, कुछ ही कंपनीज हैं। तो इसमें क्या है, मोनोपोली में तो हाई प्रॉफिटेबिलिटी होती है। और अगर मैच्योर इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो वहाँ पे मोनोपोली आप तभी कर सकते हो जब आप कोई बहुत ही न्यू फीचर, न्यू प्रोडक्ट लेके आए हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए हो। अगर आप गूगल देखो तो सर्च इंजन इसके पहले इतने पावरफुल फॉर्म में नहीं था, तो गूगल ने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया और इसीलिए जो है उनकी मोनोपोली हुई। अगर आप देखो एप्पल आईफोन हुआ, तो उसके पहले जो इस तरह का प्रोडक्ट नहीं था, तो इसीलिए उनकी मोनोपोली हुई। बट ओवर द टाइम वो प्रोडक्ट का इमिटेशन हो जाएगा, उसकी तरीके से और प्रोडक्ट लोग बनाने लगेंगे, तो ये मोनोपोली की पावर कम होती जाएगी। तो जो स्मार्ट कंपनीज होती हैं वो हमेशा चाहती हैं कि वो मोनोपोली में रहें, और इसी उन्हें पता है कि मोनोपोली में कैसे रह सकते हैं, जब हम कोई इनोवेशन लेके आएंगे। और तभी हम, और कंपनीज क्यों मोनोपोली में रहना चाहती हैं, क्योंकि मोनोपोली में हाई प्रॉफिट होती है, क्योंकि आप ही हो, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। और इसमें हाई एंट्री बैरियर होता है। ओलिगोपोली में भी हाई एंट्री बैरियर है, बट इसमें एक कंपनी की जगह एक दो कंपनीज और है। परफेक्ट एंट्री बैरियर क्या है? एंट्री बैरियर मतलब कि आपको उस तरीके का प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके लिए कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है। तो एंट्री बैरियर मतलब कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितनी है। जैसे अगर हम बोलें कि सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है ये इसका हाई एंट्री बैरियर है। इसको क्रैक करने के लिए बहुत सारे लोग देते हैं, लाखों लोग देते हैं, और उसमें कुछ 100 लोग, हंड्रेड्स ऑफ लोग, लेस देन 1000 लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन जो है वो अपोजिट स्पेक्ट्रम के एकदम अपोजिट एंड पे है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो कमोडिटाइज होता है। कमोडिटाइज मतलब कि वो एक बड़ा कॉमन सा है, उसमें कोई ऐसा इनोवेटिव फीचर नहीं है। उस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे मैं बाजार में सब्जी खरीदने जाऊँ, तो अगर नॉर्मल सब्जी है तो वो जो है कमोडिटाइज्ड है, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, और इसीलिए उसकी प्राइस जो है सब जगह सेम होगी। लेकिन अगर वही कोई जो है कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके चला है, कोई ऑर्गेनिक प्याज लेके चला है, या कोई ऑर्गेनिक सब्जी लेके चली आई, तो वो चूंकि डिफ्रेंशिएटेड होता है, या उसमें कोई अलग हाइब्रिड है, कोई उसमें न्यूट्रिशनल एलिमेंट ज़्यादा हैं, तो वो एक डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, और इसीलिए उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होती है।
तो ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर हमने समझ लिया दोस्तों। तो अब आइए 5 फोर्सेस मॉडल डिस्कस करते हैं। तो 5 फोर्सेस मॉडल को हम यूज किस लिए करते हैं? मेरी इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है और प्रॉफिटेबिलिटी के क्या चांसेस हैं, इसको समझने के लिए हम पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल यूज करते हैं। सेंटर में है राइवलरी अमंग, मतलब लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है मेरी इंडस्ट्री में, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मान लो अगर रॉ मटेरियल के लिए मेरा कोई वेंडर है, अब अगर वो सिंगल वेंडर है तो वो डिक्टेट करेगा। अगर उसने मुझे प्रोडक्ट जो है सप्लाई करने से मना कर दिया, वो हायर प्राइस पे सप्लाई करना चाहता है, तो मुझे मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा कोई और वेंडर नहीं है। तो इसीलिए कई बार कंपनीज जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि जो मेरा सप्लायर है, जो मेरा वेंडर है, जो मुझे रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई कर रहा है, तो मैं उसके बिजनेस में घुस जाऊं। तो कंपनीज इसलिए घुसती हैं कि मेरी जो है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर वो ज़्यादा ना रहे, मेरा वेंडर जो है वो मुझे टर्म्स डिक्टेट ना करे और हमारा अपने कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल है। तो इसीलिए कंपनी जो है इसको कम करने के लिए, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर को कम करने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर मतलब कस्टमर्स की कितनी बार्गेनिंग पावर है। तो अगर कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगी, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। फिर जो है आपको नए नए फीचर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो कई बार जो है और कई बार आपके कस्टमर्स भी टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं। तो इसीलिए कंपनीज कई बार फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करती हैं। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब जैसे मान लो कोई कंपनी कार मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो कार को जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है और डिस्ट्रीब्यूटर जो है फिर वो एंड कस्टमर को सेल करता है। तो अगर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जो है मुझे टर्म डिक्टेट कर रहे हैं मुझसे ज़्यादा कमीशन ले रहे हैं, तो मैं फिर क्या करूँगा, कई बार कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में घुस जाती है, वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगी। तो अगर मैं जो है अपने जो एंड कस्टमर के बीच में जो मेरे लिंकेजेस हैं उस बिजनेस में घुस रहा हूं, तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, ये एंट्री बैरियर से रिलेटेड है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर एंट्री बैरियर हाई है तो वो जो है ओलिगोपोली मोनोपोली की तरफ जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये रिलेटेड है कि मेरी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या इनोवेशन किस रेट से हो रहा है। अगर ज़्यादा रेट से हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत दिनों तक, मेरी मोनोपोली बहुत दिनों तक नहीं रह पाएगी, तो मुझे भी बहुत इनोवेटिव होना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल मॉडल है दोस्तों, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, और इजी है एक ओवरऑल इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए, तो इसलिए काफ़ी यूज भी होता है। तो दोस्तों आज यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि अगला टॉपिक उसको हम सेपरेटली समझेंगे। यहाँ पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है, जो आपके आसपास जो कंपनीज हैं, आप देखो कि वो मोनोपोली है या ओलिगोपोली है या किस तरह का प्रोडक्ट है, उसमें परफेक्ट कंपटीशन है, तो आप इसको मैप करने की कोशिश करो। आप देखो कि जो आपके आसपास कंपनीज हैं वो उन्होंने रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। जैसे आप अगर कुछ कंपनीज को देख सकते हो कि वो जो है हर तरह के बिजनेस में है। आप टाटा को छोड़ दो क्योंकि वो तो 100 साल से पुरानी कंपनी है, बहुत सारी नई कंपनीज भी हैं, वो हर तरह के बिजनेस में है। तो अल्टीमेटली उनकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है ये समझ में नहीं आता है। तो फिर आप किसी भी कंपनी को देखो तो आप सोचो कि इस कंपनी का, या आप जिस कंपनी में काम करते हो आप पूछो कि मेरी कंपनी का कोर कॉम्पिटेंस क्या है। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट उठाओ और देखो कि ये लाइफ साइकिल कर्व में ये प्रोडक्ट कहाँ बैठता है। ये अपने इंसेप्शन अर्थात इंट्रोडक्टरी स्टेज में है या ग्रोथ स्टेज में है या ये अपने डिक्लाइन स्टेज में है। तो दोस्तों और आप जिस कंपनी में काम करते हैं या अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप उठाइए, और अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आप जो है कोई एक कंपनी उठाइए और पेस्टल फ्रेमवर्क से उसके उस कंपनी को क्या क्या फैक्टर्स पॉजिटिवली या निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या करते हैं, उसको जो है आप पेस्टल फ्रेमवर्क के अंडर लिस्ट डाउन कीजिए। तो इससे आपको इन सब चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। और ये सब बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, बट
ये आपको एक फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा देती हैं जिसके थ्रू आप जो है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को, कंपटीशन को मैप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।